रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण पर चर्चा के वक्त संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भावुक हो गए। राज्य आंदोलन के दिनों को याद करते हुए उनकी आंखें नम हो गई। आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक में संशोधन की मांग के साथ खुद को जोड़ते हुए उन्होंने प्रस्तावित विधेयक को प्रवर समिति को देने की घोषणा कर दी। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि वे खुद राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। आंदोलन के दौरान जो अत्याचार हुए हैं उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्रवर समिति की संस्तुति के अनुसार आगे निर्णय लिया जाएगा। अपने आंदोलनकारियों ने इस प्रदेश के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया, लोगों ने शहादत दी, आज वो अमर शहीद हैं। और उसके लिए मुझे दृश्य याद आता था, मुजफ्फरनगर का मुझे दृश्य याद आता था, मसूरी का मुझे यह दृश्य याद आता था जब हम लोगों को पुलिस किस प्रकार से हमारे साथ दुर्व्यवहार करती थी। तो वो जब आता था मेरे को लगा कि शायद हम लोग इस नोकझोंक में लगे हैं, कम से कम हमें आज भगवान ने वो निमित्त मात्र बनाया कि हम उन आंदोलनकारियों के लिए कुछ कर सकें। 2004 में जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है राज्य के निर्माण में, उनको 10% का 36 आरक्षण दिया गया था। और माननीय उच्च न्यायालय ने उस वक्त कई हमारे आंदोलनकारी को रोजगार भी दिया गया, सरकारी नौकरी में उन्हें रखा भी गया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उस आरक्षण को अवैध घोषित कर दिया। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में फिल्म महोत्सव मनाया जाएगा। यह महोत्सव दिसंबर में आयोजित होगा, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारतीय लोकतंत्र, जनजातीय समाज, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की संस्कृति, पर्यावरण, ग्राम विकास, स्वाधीनता आंदोलन, भविष्य का भारत, सामाजिक महोत्सव, भारतीय लोकतंत्र, जनजातीय समाज जैसे विषय पर 20 मिनट का डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रस्तुत करेंगे, जिसमें विजेताओं को 2 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्मोत्सव उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए है। 1 तो 3 दिसंबर 2023 को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में यह कार्यक्रम रहने वाला है। इसमें 3 कैटेगरी हैं। पहली है डॉक्यूमेंट्री, वृत्तचित्र, कथा फिल्में, शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यू ड्रामास। और जो अधिकतम सीमा रहेगी वो 20 मिनट की रहेगी। जो कुल नगद पुरस्कार हम लोग देने वाले हैं सब मिलाकर 2 लाख रुपए के होंगे। विषय है आजादी का अमृत महोत्सव। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत संत सेवा आश्रम घाट पर नहाने के दौरान एक युवक गंगा में बह गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर सर्च ऑपरेशन किया। युवक का कुछ पता नहीं चला है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली निवासी प्रिंस राजपूत अपने 9 साथियों के साथ घूमने के लिए लक्ष्मण झूला पहुंचा। इस दौरान नहाने के लिए गंगा में उतरा और गहराई और बहाव का अंदाजा नहीं होने की वजह से प्रिंस अचानक गंगा की तेज धार के साथ बह गया। साथियों ने घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। उधम सिंह नगर के खटीमा में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई की। कच्चे खमरिया, बलखेड़ा और बरकी डांडी गांव के जंगलों में नदी के किनारे आबकारी विभाग की टीम ने छापे मारकर 9 भट्टियों को तोड़ा। साथ ही मौके पर 2000 किलोग्राम लहन की भी नष्ट किया। वहीं आबकारी विभाग ने 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। इसके अलावा चेकिंग के दौरान खटीमा रेलवे लाइन के पास से शिव कॉलोनी निवासी गुड्डू को भी 30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। बागेश्वर उपचुनाव के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा की नैतिक हार हुई है। इसका सीधा उदाहरण है कि भाजपा की प्रत्याशी को उनके अपने पोलिंग बूथ से लीड नहीं मिले। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस का 20% वोट बैंक बढ़ा है। बागेश्वर उपचुनाव के परिणाम कांग्रेस के लिए शुभ संकेत हैं। चुनाव परिणाम उल्टी गिनती शुरू करने वाले रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार हुई है। मंडल सेरा बूथ जो कैंडिडेट का बूथ है उस पर कांग्रेस जीती है और बीजेपी का कैंडिडेट हारा है। पूरे प्रशासनिक अमले जमले का इस्तेमाल करके सारी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी अपना वोट बैंक नहीं बढ़ा पाई, जबकि कांग्रेस ने अपना 20% वोट बढ़ाया है। 10,000 वोट हमने अपने पिछले 2022 के चुनाव के बाद जोड़ने का काम किया है और चुनाव कमीशन ने भी देखा कि धांधली हुई है। चंदन राम दास की कंडोलेंस का सीधा प्रसारण बागेश्वर में वोटिंग के दिन कराया गया, जो अपने आप में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं पत्रकारों को प्रेस करने से रोका गया। माले और जितने हमारे अन्य दल के लोग वहां आए थे वो प्रेस करना चाहते थे, उनको प्रेस करने से रोका गया। तो निश्चित ही प्रशासन का इस्तेमाल बीजेपी ने इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया, लेकिन बीजेपी का ये की नैतिक हार है और मैं मानता हूं कि 2024 के लिए शुभ संकेत है। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा के कार्यालय पर शनिवार को लगभग 50 लोगों को 10-10 हजार रुपए के चेक बांटे गए। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार हर वर्ग के लोगों का ध्यान रख रही है। आगे और भी सर्वे चल रहा है, जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन लोगों को भी चेक वितरित किए जाएंगे। आपको बता दें, बारिश के दौरान कुछ मकानों में दरारें आ गई। इसी के तहत लगभग 50 लोगों को चेक बांटे गए। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार लगातार हर वर्गों का ध्यान रख रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हरिद्वार जिले में आपदा आई और अतिवृष्टि के कारण, ओलावृष्टि के कारण जो है काफ़ी मकान जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं और कई मकानों में दरार आई, कई लोगों का जो है सामान जो है वो खराब हो गया है। तो इसके तहत हमने आपदा सेल में जो है पत्राचार किया था, तो कुछ लोगों के चेक अभी आए हैं, कुछ लोगों के चेक आने हैं। 10-10 हज़ार रुपये के चेक हम लोगों ने यहाँ पे वितरित किए हैं जिन लोगों को बाढ़ में जो है जिनके साथ घटना हुई और जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। बागेश्वर की जनता ने विकास के लिए मतदान किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि लगातार 5वीं बार भाजपा ने बागेश्वर विधानसभा के चुनाव को जीता है। उन्होंने कहा कि वह संतुष्ट हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और संघर्ष की वजह से बागेश्वर उपचुनाव में जीत दर्ज की है। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का जो विश्वास था वह बागेश्वर के चुनाव में देखने को मिला। 3 बूथ में छोड़ दूं जो कांग्रेस हमारी लोकसभा स्तरीय बैठक हो, प्रत्येक लोकसभा केंद्र पर हम बैठक करेंगे, जिसमें हमारे सांसद और उस क्षेत्र के विधायक उस बैठक में रहेंगे, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव का समय भी है, लेकिन अनेकों कार्य विधायकों के दृष्टि से सांसद क्षेत्र में रहते हैं। 18 तारीख से सेंटर का भी लोकसभा का सत्र चलने वाला है, तो स्वयं बहुत से विषय होंगे जो विधायकों के संज्ञान होंगे, सांसदों के बीच में चर्चा के विषय होंगे। हम वोटों की संरचना में क्या क्या कर सकते हैं, सारे जो संगठन विषय हो, सरकारी विषय हो, इन दोनों विषयों पर लोकसभा की बैठक में हम लोग चर्चा करेंगे। तिथियां होनी प्रारंभ हो गई हैं। दूसरे दिन हमारे लोकसभा के मंडलों के अध्यक्ष और महामंत्री, इनका 1 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप भी हम करेंगे। लगभग 500-700 की संख्या का रहेगा, क्योंकि हमारे 3 जिले में भी लोकसभाएं हैं, तो सभी हर मंडल का अध्यक्ष, एक अध्यक्ष, 2 महामंत्री। विधायक प्रदीप बत्रा ने मॉनसून सत्र में बजट की तारीफ की और कहा कि प्रदेश में धामी सरकार बेहतर काम कर रही है। विधायक बत्रा ने बताया कि रुड़की क्षेत्र में सोलानी नदी के पुल का मुद्दा उठाया है, जिसको जल्दी बनाना बहुत जरूरी है ताकि आवागमन सुचारू रूप से चालू हो सके। विधायक बत्रा ने कहा कि मरीज को इलाज में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आयुष्मान योजना द्वारा भी मरीज का इलाज किया जाएगा। में सप्लीमेंट्री बजट आया, अनुपूरक बजट आया, उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और प्रदेश के विकास के लिए लगातार जो है सरकार प्रयासरत है और काम कर रही है। और एक अच्छा बजट आया, अच्छे विधेयक पास हुए हैं, बिल पास हुए हैं। और क्षेत्र के लिए मैंने एक सोलानी पुल का मुद्दा उठाया जो कि बहुत जल्द बनना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आवागमन सुचारू रूप से चले। जो बसें स्कूल की आ रही हैं और जो भारी वाहन उठ के प्रवेश करते हैं उनकी वजह से दिक्कत आ रही है। देहरादून के पटेल नगर में बुजुर्ग दंपति के घर में चोरी करने वाले अभियुक्त और उसके 2 अन्य साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस गैंग के सदस्यों ने बहला फुसलाकर बुजुर्ग दंपति के घर से चोरी की थी। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद से ही पुलिस एक्टिव मोड में आ गई और अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया।
देखिए, कोतवाली पटेल नगर में एक सूचना कल प्राप्त हुई थी जिसमें कि जो वादिनी हैं उसके घर में एक अज्ञात व्यक्ति आया था और उसके द्वारा ये उनको झांसे में लेकर के उनसे जो उनकी पहनी हुई ज्वेलरी है वो लेकर के चोरी कर ली थी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया था। घटना के पश्चात जो है टीमें गठित करके जो आसपास के कैमरे फुटेज हैं उनको देखा गया तो एक व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ। A1 उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।